नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवम। मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर शनिवार को सर्वदलीय बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राजनीतिक दलों को मौजूदा हालातों की जानकारी दी। संसद भवन में करीब 3 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, वाम दलों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। बैठक के शुरू होने में गृह मंत्रालय की ओर से शांति स्थापित करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। वहीं कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह पर जनता का भरोसा नहीं होने का हवाला देते हुए उन्हें हटाने की मांग की। राजद सांसद मनोज झा के मुताबिक सर्वदलीय बैठक में खुले मन से बातचीत हुई और तमाम दलों ने अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि खुले मन से बात हुई है, हम सबने अपनी राय रखी है। वहां के राजनीतिक नेतृत्व में अविश्वास है और ये बात सारे विपक्षी दलों ने रखी है। हमने कहा जो इंसान प्रशासन चला रहा है उसमें कोई विश्वास नहीं है। अगर आपको शांति बहाली करनी है तो आप ऐसे व्यक्ति के रहते नहीं कर सकते। शुक्रवार को हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद सियासत खूब देखने को मिल रही है और इस बीच अनुराग ठाकुर के बयान ने सियासत को बढ़ा दिया है, जिस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी तंज कसा है। देखिए, रंगमंच सज चुका है, नाटक मंडली इकट्ठी हो चुकी है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे हुए नेता उसमें शामिल होते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन मीटिंग खत्म होने तक के बाद तक भी एकजुट नहीं दिख पाते। 15 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं, लेकिन एक स्वर में नहीं बोल पाते और एक प्रश्न भी मीडिया का सवाल नहीं ले पाते। कैसे उस मंच पर इकट्ठे हो गए जब ममता दीदी कहती हैं कांग्रेस को बंगाल छोड़ दो, लालू जी नीतीश यादव कहते हैं बिहार छोड़ दो, अखिलेश यादव कहते हैं उत्तर प्रदेश छोड़ दो, स्टालिन कहते हैं तमिलनाडु छोड़ दो और कम्युनिस्ट कहते हैं केरल छोड़ दो, तो बचा क्या है? कांग्रेस कुर्सियां लगाने के लिए रह जाएगी क्या गठबंधन में? अब तो कल एक पोस्टर जारी किया तो नीतीश कुमार जी, उसमें बड़ी सी फोटो नीतीश जी की लगी हुई थी। तो क्या नीतीश जी को इन्होंने अपना नेता माना है? और थोड़ी देर के बाद उसका ट्वीट डिलीट हो जाता है। ये ऐसा गठबंधन है जहां ना नेता है, ना नीयत है, ना ही नीतियां हैं, और नीयत में तो खोट है। सभी दलों के अपने अपने अस्तित्व हैं और अलग अलग समय में अलग अलग निर्णय लेते थे। ये अनुराग ठाकुर जी बताया कि इन्हीं दलों के साथ मिलकर जो बैठक हुई है उसमें बहुत सारे दलों के साथ वो खुद भी उनका गठबंधन था और सरकार बनाई, तो ये ड्रामाबाज कुलभूषण थे वो। तब वो क्या थे? यदि वो ड्रामेबाज हैं तो वो क्या थे? वो सबसे बड़े ड्रामाबाज। तो सबसे बड़े ड्रामेबाज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर मणिपुर हिंसा पर कई सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने शुक्रवार को हुई विपक्षी दलों की बैठक पर भी उन्होंने बोला। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। यहाँ देश जल रहा है। मणिपुर एक महत्वपूर्ण राज्य है, सीमावर्ती राज्य है। गृह मंत्रालय, मोदी जी की सरकार मणिपुर की हिंसा को रोक नहीं सकी। केंद्रीय मंत्री हो, वहां के राज्य के मंत्री हो, वहां के विधायक हो, सांसद हो, सब लोग भाग गए, सरकार भाग गए वहां से, सबके घर जला दिए। अमित शाह जी भी कुछ नहीं कर सके। हमने कहा था कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, लेकिन अब 2 महीने के बाद ये बैठक बुला रहे हैं दिल्ली में। प्रधानमंत्री जब अमेरिका में है, ये बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन आज हमारी तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी जी जाएंगे, वहां बैठेंगे, हमारे मुद्दे जो है वहां रखेंगे। लेकिन हमारी मांग आज भी है, एक सर्वदलीय बैठक, एक डेलीगेशन गृह मंत्री जी के नेतृत्व में मणिपुर में जाना चाहिए और वहां जो उग्र आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, संगठन है, नेता है, उनसे खुली चर्चा उनके साथ होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए सबके साथ। यह हमारी मांग है। तो मैं गृह मंत्री जी से अपील करूंगा कि जल्दी ही ऑल पार्टी डेलीगेशन आप मणिपुर में लेके जाएंगे। उद्धव जी ने यही कहा है कि अगर 2024 को हमने ये सत्ता परिवर्तन नहीं किया
2024 का चुनाव लोकसभा का आखिरी चुनाव होगा। इसलिए लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हमको एक साथ रहना है, चुनाव लड़ना है। राजनीति और सत्ता की राजनीति बाद में देखें। पीएम मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन वॉशिंगटन डीसी स्थित रोनाल्ड रीगन सेंटर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका में रह रहे भारतीयों की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी संख्या में वहां मौजूद भारतीयों को देखकर हैरानी भी जताई। साथियों, आप भारत की हर उपलब्धि से खुश होते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। आप गर्व करते हैं जब दुनिया के इतने सारे देश यूएन हेडक्वार्टर पर योग दिवस के लिए जुटते हैं। आप गर्व करते हैं जब यहां के सुपरमार्केट में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट दिखता है। आप गर्व करते हैं जब भारत के टैलेंट को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को नेतृत्व देते देखते हैं। और आप गर्व करते हैं जब नाटू नाटू की धुन पर पूरी दुनिया थिरकने लगती है। और आज आप ये भी देखकर गर्व से भरे हुए हैं कैसे भारत का सामर्थ्य आज पूरे विश्व के विकास को दिशा दे रहा है। मैं आपको दो और बातें बताना भी चाहता हूं और जिनको सुनकर के आपको जरूर अच्छा लगेगा। पहली तो ये कि भारत में गूगल्स का एआई रिसर्च सेंटर 100 से ज्यादा भारतीय भाषाओं पर काम करेगा। इससे भारत में ऐसे बच्चों को पढ़ने में, काम करने में आसानी होगी जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। और दूसरी ये कि भारत सरकार की मदद से यहां यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में तमिल स्टडीज चेयर की स्थापना की जाएगी। इस चेयर से तमिल संस्कृति और दुनिया की सबसे प्राचीन तमिल भाषा का प्रभाव बढ़ाने में और मदद मिलेगी। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब कभी भाषा की चर्चा निकले फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश भर में चल रही ओबीसी आरक्षण की चर्चा के बीच राजस्थान में भी ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की मांग हो रही है। प्रदेश कांग्रेस के ओबीसी विभाग के चेयरमैन हरसहाय यादव ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा है कि देश में ओबीसी को 27% आरक्षण है, तो राजस्थान में भी इसकी सीमा 27% तक बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ओबीसी की जातियों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में उन्होंने जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसे होने पर ओबीसी समाज के साथ न्याय हो सकेगा। देवास बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल का महाकाल लोक की प्रतिमाओं को लेकर एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि टेंडर और भुगजान सज्जन सिंह वर्मा के कार्यकाल में हुआ था। कांग्रेस अपनी गलती छिपाने के कारण इस तरह का वातावरण बना रही है। वहीं इस बार शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने बीजेपी जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल पर पलटवार करते हुए उन्हें मंदबुद्धि बताया। उन्होंने कहा कि मैं तो उनको पढ़ा लिखा समझता था, आप भी मंदबुद्धियों जैसी बात करने लग गए हैं।
आप प्रेस के सामने एक सबूत पेश कर दीजिए कि सज्जन सिंह वर्मा जी के कार्यकाल में टेंडर हुआ था। ये सच और झूठ की दुकान करना बंद करें, जनता पहचान चुकी है। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था लचर होने के कारण धर्म परिवर्तन करना हो, चाहे धर्म विशेष पर इस प्रकार की सोच हावी करना हो, कहीं ना कहीं राजस्थान के तालिबानी राज हावी होता जा रहा है राजस्थान में। उन्होंने कहा कि पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठनों को कार्यक्रम करने की अनुमति मिलती है और रामनवमी जैसे त्योहार पर प्रतिबंध लगाने की बात कही जाती है। तो राजस्थान में तालिबानी राज हावी है, ये कहना है सीपी जोशी का। बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का सीधा आरोप कांग्रेस से सरकार पर, अशोक गहलोत की सरकार पर राजस्थान में। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा लचर हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शनिवार को कुशीनगर दौरे पर रहे, जहां जिला मुख्यालय रविंद्र नगर धूंस के बुद्धा पार्क में आयोजित जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। ब्रजेश पाठक ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि महात्मा गांधी के नाम पर कांग्रेस ने केवल राजनीति की, पीएम मोदी ने गांधी जी के सपने को पूरा किया। ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि गांधी जी के स्वच्छता का सपना गाँव गाँव घर घर तक साकार हुआ है। अब माँ बहन और भाई शौच के लिए खेतों में नहीं जाते, हर घर में शौचालय है। असल में बीजेपी सरकार ने राम राज्य का सपना साकार किया है, इसे देश और प्रदेश की जनता महसूस कर रही है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। उधर पटना में 17 विपक्षी दलों की बैठक की तपेश उत्तर प्रदेश में भी देखी जा रही है। यूपी की डिप्टी सीएम ने इस बैठक पर चुटकी लेते हुए विपक्षी दलों के नेताओं पर कटाक्ष किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस बैठक में सारांश खोदा पहाड़ निकली चोहिया बताया और ढाक के 3-5 जैसी बातें कही। रिपोर्ट आप देखिए। पटना की बैठक में जो लोग शामिल थे उन लोगों का एक एजेंडा सेट है। बैठक पटना में हुई और सियासी तपेश लखनऊ में महसूस हो रही है। शुक्रवार के दिन महागठबंधन की 17 दलों की बैठक के किस्सा सियासी फिजाओं में गूंज रहा है। मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए 17 विपक्षी दलों की कसरत कितनी हसरत में तब्दील होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर पटना में हुई इस महामंथन की चर्चाएं इस समय राजनीति गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने घटना के विपक्षी दलों की बैठक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सांप और नेवला जैसे संग नहीं रह सकते, केर बेर का संग नहीं हो सकता, उसी तरह अवसरवादी दल एक नहीं हो सकते। इनमें अधिकांश का उदय कांग्रेस विरोध से हुआ है। मैंने इतना ही कहा ना कि खोदा पहाड़ निकला चोहिया, और दूसरा मैंने ये कहा है कि सांप और नेवले की दोस्ती नहीं हो सकती, केर और बेर एक साथ नहीं रह सकते। यह जो बैठक हुई है, बैठक निष्फल साबित हुई है, फेल हो गई है। बैठक हुई और बैठक में अखिलेश भी थे। ऐसे में 24 में यूपी की 80 सीटें जीतने के लक्ष्य की हुंकार भर रही बीजेपी को अखिलेश की इस बैठक में मौजूदगी कैसे रास आ सकती थी। वैसे भी बीजेपी 2019 में हारी हुई उन सीटों पर अब फोकस कर रही है जिन्हें जीतने के लिए रणनीति का ताना बाना बुना जा रहा है। मगर सवाल ये कि क्या अखिलेश महागठबंधन में अपने गठबंधन के साथियों को ये समझा पाएंगे कि 80 हराओ और बीजेपी हटाओ, जो उनका नारा है। सुनिए केशव ने कैसे कटाक्ष किया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं इसका कोई उद्देश्य मतलब इस बैठक का कोई उद्देश्य नहीं निकल पाया है, इसका कोई औचित्य ही नहीं रह गया। ऐसे अभी समाचार कुछ घंटे बाद आप सबको और भी सुनाई देंगे। बहरहाल बैठक के बाद विपक्षी दलों की एकता में भी रंग हल्का सा नजर आ रहा है। केजरीवाल तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल तक नहीं हुए। उनके विधायकों ने भी कांग्रेस पर बैठक के बाद अध्यादेश पर समर्थन न देने पर कटाक्ष किया। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी ममता बनर्जी से दो हाथ कर रहे हैं। मगर इन कयासों के बीच इतना जरूर है कि सियासी लड़ाई में महागठबंधन तभी परवान चढ़ सकता है जब यूपी को लेकर विपक्षी खेम एक मत होगा, वरना भी अपनी डपली अपना राग बजता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और झारखंड में सीएम सोरेन के नियुक्ति पत्र बांटने पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने इसी को लेकर बीजेपी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की नीति और नियत पर ये कहते हुए कटाक्ष कर रही है कि ये सिर्फ चेहरा लूटने वाली सरकार है और कुछ नहीं। तो भ्रम वाली सरकार है और इससे परिणाम की आशा करना एक बेईमानी है और आज बेईमानी हो रही है और आज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, किंतु हम ये कह सकते हैं कि आज हजारों लाखों युवा सड़क पर उतर रहे हैं। कौन पूछने वाला है? सरकार प्रत्येक वर्ष 5 लाख नियुक्ति का वादा किया था, 3.5 साल हो रहा है। जिस दिन 17.5 लाख नियुक्ति बांटेंगे उस दिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नियुक्ति पत्र बांटने का जो कार्यक्रम होगा उसमें जरूर शामिल हो। बाद में छात्रों का संघर्ष था, छात्र सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, अपने पैसे से वकील को रखा, अटेम्प्ट केस हुआ, तब सरकार को मजबूरन इनकी नौकरियां करनी पड़ी। तो हद होती है मुख्यमंत्री जी, जबरदस्ती आपने जिन युवाओं की नौकरियों पर ग्रहण लगा दिया था, खारिज कर दिया था विज्ञापन को, आज आप उनको अपना बता रहे हैं। उनको इतना विलंब भी नहीं होता अगर आपने 19 जनवरी 2022 को इसे खारिज करने का संकल्प पत्र नहीं निकाला होता। इनकी नियुक्तियां तो शायद 1.5। वहीं नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर सरकार जहां अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के इल्जामों का जवाब भी दे रही है। देखिए, झूठ और भ्रम ये संविदा छोड़कर और कुछ करते नहीं। एक जेपीएससी नहीं करवा पाए, मतलब माल लगा झारखंडियों का और छत्तीसगढ़िया खेले होली। हाँ, ये भाषा बोलना छोड़ दे भाजपा, सब एक्सपोज हो चुका। खैर, सियासत चाहे जो भी हो, लेकिन झारखंड के युवाओं को लंबे संघर्ष के बाद उनका हक और अधिकार मिल गया। लेकिन अगर ये समय रहते मिल जाता तो सरकार के प्रति युवाओं के मन में विश्वास बढ़ता ही बढ़ता, खटास नहीं, और विपक्ष को भी सियासत करने का मौका नहीं मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। अंबाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक बार फिर से गृह मंत्री की तरफ से जनता दरबार लगाया गया। पूरे प्रदेश से सैकड़ों की तादाद में फरियादी अपनी फरियाद लेकर अंबाला कैंट पहुंचे और गृह मंत्री से अपनी फरियाद लगाई। जनता दरबार को जनसंवाद कार्यक्रम के चलते बंद कर दिया गया।
गृह मंत्री के निवास स्थान पर पूरे प्रदेश से आने वाले फरियादियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते गृह मंत्री अनिल विज ने फैसला लिया कि पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाकर हर शनिवार को लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।